दोस्तों मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 10 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होगा। तो आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जा रही है कि सबसे पहले कब शुरू हुआ था। चार ऑप्शन में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। अब इसके बारे में आपको बता दें तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था और यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रितानी साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों आप महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था ये भी जान गए। कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। और किस पर्पज से शुरू किया गया था तो इसे अपने आंसर से मिला लीजिए। यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, 8 अगस्त 1942। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया CEO और MD किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया CEO और MD किसे नियुक्त किया गया। चार ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अजय त्यागी। तो अजय त्यागी को यहाँ पे PNB हाउसिंग का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। तो इसे भी अपने आंसर से मिला लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लगा दी गई। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री इस समय भारत के राजनाथ सिंह हैं जिनके द्वारा 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी गई है। यह रोक इन्होंने इसलिए लगाई क्योंकि भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह एक अहम पहल है और इसके लिए इन्होंने 101 हथियार और सैन्य जो हथियार हैं उन पर जो है इन्होंने रोक लगाई है। अब आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत की पहल के रूप में रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरण के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है और इसमें मध्यम बंदूकों से लेकर रॉकेट और मिसाइल तक शामिल है। रक्षा मंत्री का ये इसमें जो है कहना था कि इससे देश के उपकरणों के उत्पादन को बल मिलेगा और घरेलू खरीद के लिए जो बजट है उसमें 52,000 करोड़ रुपए तक का एक अलग बजट बनाया गया है, जिसके बजट के अनुसार अब जो है भारत आत्मनिर्भर के अंतर्गत यह सैन्य जो भी उपकरण है वो खुद से निर्माण करेगा। ठीक है। और अभी तक आपको बता दें कि पिछले 8 वर्षों से सैन्य हार्डवेयर के शीर्ष 3 आयातकों में भारत शामिल है और एक अनुमान के अनुसार भारतीय सशस्त्र बल अगले 5 वर्षों में 103 अरब डॉलर की खरीद करने वाले हैं। तो यह अगर ये आत्मनिर्भर भारत के तहत, आत्मनिर्भर अभियान के तहत खुद से अगर यह निर्माण करना शुरू कर देता है तो ये जो 103 अरब डॉलर की खरीद करने वाले हैं, कम से कम इसमें तो कमी आएगी और जिससे देश को बढ़ावा मिलेगा, देश को एक अलग बल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो यहाँ पे BCCI ने खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, वो कितने साल के लिए किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2 साल के लिए।
तो बीसीसीआई ने जो खेल में खिलाड़ी हैं अगर वो अपनी उम्र गलत बताते हैं तो उनके लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और इसमें यह नए नियम के अनुसार 2020 से 21 सीजन में बीसीसीआई के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर यह लागू होगा। वहीं आपको बता दें कि नई नीति के मुताबिक अगर खिलाड़ी अपनी गलती मान लेता है यानी यह कबूल कर लेता है कि उसने उम्र संबंधी गड़बड़ी की है तो वह बच सकता है, उसका बचाव हो सकता है। और इस बात को छिपाने पर अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो बीसीसीआई उसे 2 साल के लिए बैन कर सकती है। और बीसीसीआई अंडर 16 एज ग्रुप टूर्नामेंट के लिए सिर्फ उन खिलाड़ियों को पंजीकृत किया जाएगा जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष की है। तो यहाँ पे बीसीसीआई द्वारा 2 साल के लिए प्रतिबंध किया जा रहा है जो अपनी उम्र गलत बताता है। और इसमें जो है बीसीसीआई 14 से 16 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को ही या उस खिलाड़ियों को ही अंडर 16 एज ग्रुप टूर्नामेंट के लिए चयन करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे अभी एक हस्ताक्षर हुआ है रक्षा मंत्रालय के साथ, वह किस आईआईटी के साथ जो है हस्ताक्षर किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर। तो आपको बता दें कि हाल ही में आईआईटी कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और आईआईटी का मतलब क्या हुआ? प्रौद्योगिकी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी का पूरा नाम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है किसने? आईआईटी कानपुर ने। और यह नई पहल शिकायतों के कारण और उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहाँ भी आवश्यकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जो है इसे व्यवस्थित करने में मदद करेगी। और यह समझौता ज्ञापन के तहत आईआईटी कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप जो है एआई से प्रदर्शित करते हैं, और मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए अब कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 50% यानी 50%। तो 50% अब जो है सीटें आरक्षित होंगी किसके लिए? महिलाओं के लिए हरियाणा पंचायत चुनाव में। तो आपको बता दें कि इसकी मंजूरी जो है सैद्धांतिक मंजूरी हरियाणा सरकार ने दे दी है। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का यह कहना है कि पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। देश के 20 राज्य पहले ही पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं। और इसमें जो राज्य दे चुके हैं ये आरक्षण वो कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे इसमें बड़े राज्य शामिल हैं। वहीं हम बात करते हैं अगर हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है और इसमें जो इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है फरीदाबाद। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। और चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो कि भाजपा से ये यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम एरिया रैंक इसकी जानते हैं, मतलब क्षेत्रफल इसका जो है, तो वो 21वां है। और यहाँ पे जो इसकी जो है मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो इसकी जो रैंक है एसडीआई रैंक वो है 11th। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे हरियाणा के बारे में आपने सुना होगा कि हरियाणा में काफ़ी जो है उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी एग्रीकल्चरल को बढ़ावा देते हैं ये लोग। यहाँ पे जो यहाँ के पीपल्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो एग्रीकल्चर पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पे दूध और गेहूं की फसल ज़्यादा होती है। ठीक है, दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है, खेती में गेहूं की फसल, चावल की फसल यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इलाहाबाद से हल्दिया। तो आपको बता दें कि गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग को जलमार्ग विकास परियोजना के तहत भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्ज किया गया है। मतलब कि ये पहले नंबर पे इसको दर्ज किया गया है, जो कि 1680 किलोमीटर लंबा है और यह इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है? चार ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चार देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेपाल। तो आपको बता दें कि नेपाल ने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है। यह जिला भारतीय क्षेत्रों काला पानी, लिपलेख और लिपियाधुरा के पास स्थित है और 3 अगस्त को एपीएफ कर्मियों की एक बटालियन ने क्षेत्र की सुरक्षा की देखरेख के लिए उत्तराखंड के धारचूला के पास नेपाल के दार्चुला में एक बेस बनाया है। यहाँ पे दोस्तों अभी काला पानी, लिपलेख और लिपियाधुरा की बात की गई, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में नेपाल ने एक अपना मानचित्र जारी किया था, नक्शा जारी किया था। उसमें जो है उसने इन क्षेत्रों को, मतलब काला पानी, लिपलेख और लिपियाधुरा को अपना क्षेत्र बताया था। जैसा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर को अपना क्षेत्र बताया है, उसी तरीके से इसने भी अपना क्षेत्र बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जल निश्चय योजना। तो बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है और गैर तलब हो कि G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है। मतलब कि जो G20 का सम्मेलन हो रहा है वो 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रहा है, जिसमें जो है इसको भी पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत। तो आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसमें जो है जो मेज़बानी करने वाला है वो भारत करने वाला है। ठीक है, तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप 1 साल के लिए टल गया है और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में यह फैसला लिया गया है उसमें 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप भारत में ही होगा और इसकी जो मतलब बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अर्ल एडिंगसन की मौजूदगी में यह फैसला 7 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया गया। वहीं आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले जो आईसीसी महिला विश्व कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण
फरवरी मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही पुरुष T20 विश्व कप को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है, जो कि 2021 में होने वाले T20 विश्व कप अब भारत में ही होगा और 2020 की टूर्नामेंट की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। जो 2022 की मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया करेगी और 21 की मेज़बानी भारत करने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। इसमें से एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? अपना आंसर यहाँ पे नोट करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो आपका सही आंसर हो वो जाके आप कमेंट करिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।